बचपन से हम लोग ये चीज़ सुनते आए हैं कि कानून जो होता है वो अंधा होता है और कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ये हाथ इतने लंबे होते हैं कि जुर्म करने वाले व्यक्ति के गिरेबान तक ये हाथ पहुंच ही जाते हैं, लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। और ये बिल्कुल सटीक बैठता है इस कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड मामले में, जिसमें सीबीआई लगभग 73 लोगों से पूछताछ करती है। लोगों की भावनाएं एक तरफ है, लोगों का आक्रोश एक तरफ है, लेकिन सीबीआई की जो जांच है वो बहुत ठोस और बहुत निर्भीक तरीके से चल रही है। 73 लोगों में से मात्र 7 लोगों को सीबीआई अपनी कस्टडी में रखी हुई है और इन 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की बात की जा रही थी और इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई जो है वो बहुत ठोस सबूतों को जमा करना चाहती है, जिससे जो भी इस केस में मुजरिम हो, जो भी आरोपी हो, उसे अदालत में सबूतों के अभाव में बरी ना किया जा सके या वो बच ना सके या उसकी जो सज़ा है वो कम ना हो सके। इन तमाम पहलुओं को देख करके सीबीआई अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंची है और वो अपनी जांच बहुत ठोस तरीके से कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी इन 7 लोगों की पॉलीग्राफिक टेस्ट की, जो कि अर्जी स्वीकृत हो गई है। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट एक्चुअली मैं बता दूं पहले होता क्या है। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे कोई प्रामाणिकता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको सबूत के तौर पर मानने से इनकार करता है, लेकिन ये तब उपयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर हमें विश्वास न हो कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण कहूँ, यदि मैंने कहा कि उसने चाकू से वार किया है, वो व्यक्ति चाकू से वार किया है, अब अगर उससे पूछताछ हो रही है और वो व्यक्ति बताए कि चाकू उस जगह मैंने फेंका है और अगर उस जगह से वो चाकू मिल जाए, तब जाकर के उस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है। वही सेम पॉलीग्राफिक टेस्ट में होता है। अगर व्यक्ति कह रहा है कि हमने मारा है, तो व्यक्ति का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, फिर उस आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा कि व्यक्ति सही कहा है या नहीं कहा। उससे सबूतों का मिलान होता है और जब सबूत मिल जाते हैं तब उसके आधार पर ये निर्णय होता है कि व्यक्ति सही कहा या नहीं कहा। ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं और आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्याकांड मामले में आज सीबीआई के द्वारा इन 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया, जिनमें एक आपका संजय रॉय है जो कि मुजरिम है, जिसके खिलाफ सबूत सारे गवाही दे रहे हैं। उसका महिला डॉक्टर ट्रेनी के पास जो ब्लूटूथ का हेडफोन है वो मिलना, उसके बाद उसके जूते से खून का निशान मिलना और बहुत सारे ऐसे जो एविडेंस है उसके खिलाफ में है, जैसे उस ट्रेनी डॉक्टर के बॉडी पार्ट्स में इसके जो डीएनए है उससे मैच करना। ये सब साइंटिफिक तरीके भी और सबूत भी हैं जो सारे संजय रॉय को मुजरिम करार दे रहे हैं। लेकिन जो सीबीआई है वो बहुत ऐसे ठोस सबूतों को इकट्ठा करना चाहती है। वो तमाम पहलुओं को देख रही है जिसमें और भी अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त हो तो वो बचा ना जा सके। जैसा बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी निकल करके आए सेमिनार हॉल के, जिसमें ऐसा भी बताया गया है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस तमाम घटनाओं का निगरानी कर रहा हो और वो संजय रॉय को पल पल की खबर दे रहा हो और संजय रॉय उस महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी कर रहा हो। बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल हैं जो सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में सीबीआई ने 7 लोगों को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सियालदा कोर्ट में परमिशन के लिए आवेदन किया था और परमिशन भी मिला। परमिशन लेने से पहले जिस व्यक्तियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है उनसे भी परमिशन लिया जाता है। तो सबसे पहला नंबर था संजय रॉय का। जब संजय रॉय को सीबीआई ने परमिशन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया तो संजय रॉय वहाँ तुरंत रोने लगा, बहुत तेज़ रोने लगा और बार बार ये मजिस्ट्रेट से ये चीज़ कहता है कि सर मुझे फंसाया जा रहा है, मैं केवल मोहरा हूँ और मुझे फंसाया जा रहा है और इसमें काफ़ी लोग और भी इन्वॉल्व हैं। इस तरीके का वो बयान देता है। लेकिन अब देखिए जो सबूत है, सबूतों के आधार पर सीबीआई कार्रवाई करेगी। जब से उससे पूछा जाता है कि क्या तुम पॉलीग्राफिक टेस्ट देने के लिए राज़ी हो, तो वो कहता है हाँ, इस पॉलीग्राफिक टेस्ट को मैं देना चाहूँगा और इसके आधार पर अगर सच निकल करके बाहर आता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी और ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। और सीबीआई भी कहती है कि जो संजय रॉय है वो तमाम जांच पड़ताल में जो भी सवालों के जवाब हो बहुत आसान तरीके से और बिना किसी दिक्कत परेशानी के वो दे रहा है।
जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है मुजरिम जो होता है वो कई चीज़ें छिपाने की कोशिश करता है और सारी चीज़ें नहीं बताता है। वो मतलब पुलिस उसमें जब तक थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक वो पूरा अपना जुर्म कबूल नहीं करता, लेकिन संजय रॉय के केस में वो सारी चीज़ें बता रहा है। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है, दूसरा नंबर आता है उस अस्पताल के उस समय के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, इनका, जो कि अभी फ़िलहाल उनको हाई कोर्ट ने छुट्टी पर भेजा हुआ है और जहाँ से इनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज, जब ये पूरी घटनाक्रम 8-9 अगस्त की हुई थी तो यहाँ से इन्होंने ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया था कि ये मेरी बेटी के समान की है और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ से रिज़ाइन करता हूँ। और जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसे तुरंत दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल का पद दिया था। इसकी भी जो गतिविधियाँ वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध पाई गई है और इसका जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के रवैया था ये भी बहुत ज़्यादा सस्पेक्टिव है, जिसको सीबीआई भी परखने की कोशिश कर रही है कि ये व्यक्ति हो सकता है कहीं ना कहीं इस पूरे इस पूरे केस में माइंड गेम अपना खेला है और ये सस्पेक्ट को बचाने की कोशिश किया है और इस केस को दूसरे की तरफ मोड़ने, मतलब इसको सुसाइड दिखाने की कोशिश किया है। क्योंकि इसकी जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां कुछ इस तरीके की थी, जैसे ये व्यक्ति जिस दिन घटना होती है इसे 8 बजे फ़ोन जाता है तो ये अपने 4 ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो इस पूरे घटनाक्रम को मैनेज करने वाले थे। इस पूरे घटनाक्रम को मैनेज करने के लिए देखिए कितना इसके पास दिमाग था। ये व्यक्ति, ऐसा बताया जाता है कि जब इस घटना की जानकारी होता है तो ये वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं कॉलेज के, संजय वशिष्ठ, उन्हें ये जानकारी देता है। जानकारी देने के बाद अब पूरा मैनेजमेंट रेडी होता है कि अब इतनी बड़ी जो घटना हुई है इस घटना को कैसे मैनेज किया जाए, इसे कैसे सुसाइड दिखाया जाए और इस केस को रफा दफा कर लिया जाए। इसके लिए 4 लोगों का गठन किया जाता है। उन 4 लोगों में से जो बताया जाता है, एक होता है द्वापायन विश्वास, जिनका काम था मीडिया को, स्टूडेंट को और डॉक्टरों के बीच ये अफवाह फैला देना कि लड़की ने सुसाइड किया है। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी घटना को जो डॉक्टर दिन रात अस्पताल में इस टाइप के मरीजों को देख रहे हैं उन्हें आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, बेवकूफ़ बनाने का मादा रखते हैं कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया है। जबकि जो लाश है सबसे पहले वही ट्रेनी डॉक्टर या पीजीटी के जो भी डॉक्टर थे उन्होंने ही देखी थी और उन्होंने ही पहली नज़र में ही पकड़ लिया था कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और इसकी हत्या की गई है। अब इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बताइए एक व्यक्ति अलग से डिसाइड होता है। उसके बाद एक है सुमित, जो कि इसे पुलिस को मैनेज करने के लिए रखा गया था। अब ये व्यक्ति जो है बताया जाता है कि इसे जिम्मेदारी दी गई थी कि जब भी पुलिस आएगी तो पुलिस को तुमको हैंडल करना है और पुलिस को इस मामले में डील करना है कि मतलब मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई ना करे। और होता भी यही है, पुलिस उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती है और अंत में हाई कोर्ट पुलिस को फटकार लगाती है, सुप्रीम कोर्ट पुलिस को फटकार लगाती है कि मैंने अपने 30 साल के कैरियर में ऐसा पुलिस की कार्रवाई या ऐसा संदीप घोष जो प्रिंसिपल उसकी कार्रवाई जीवन में नहीं देखी है, जहां पर किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम पहले हो जाता है और एफआईआर बाद में दर्ज होती है। ये अपने आप में अनोखा केस है और हो सकता है इतिहास में ये दर्ज होगा। आने वाले समय में ये बताया जाएगा कि इस कोलकाता रेप हत्याकांड मामले में पहले लड़की का पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए सुमित को रखा गया। अब जब उनको एहसास था कि हो सकता है कि डॉक्टर बवाल कर सकते हैं और इन चीज़ों को और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, तो अब इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए पावरफुल लोगों की ज़रूरत थी जिनका सरकार में, प्रशासन में पकड़ हो। अब उन लोगों को भी यहाँ पर मैनेज किया गया था, जिसमें एक है सुशांता कुमार रॉय, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के, उनको रखा गया था। और ऐसा बताया जाता है कि जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पहुंचने से पहले ये वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अब ये चीज़ मैनेज हुई नहीं थी और हंगामा बढ़ चुका था, तो ये वहां समय रहते वहां से निकल जाता है ये व्यक्ति। और एक आविक डे नाम से एक को रखा गया था जो कि टीएमसी छात्र परिषद का सदस्य है और ये व्यक्ति कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई वगैरह भी कर रहा, तो ये प्रशासन में टीएमसी और छात्र परिषद का सदस्य है, तो भाई टीएमसी का पूरा चलता है पश्चिम बंगाल में, तो ये इन चीज़ों को भी मैनेज कर रहा था। और ये पूरे चारों लोग मिल कर के इस पूरे केस को इस तरीके से रफा दफा करना चाहते थे कि मतलब इसकी भनक किसी को ना लगे। और इन्हीं में से ये लोग मैनेज करते हैं, परिवार को बताने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी लड़की ने
और सुसाइड किया है। पहले तो बीमार है, उसके बाद फिर बताया जाता है कि सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब वो पेरेंट्स अस्पताल पहुंचते हैं, अपनी बेटी का लाश देखते हैं, तब उन्हें एहसास हो जाता है कि ये ना तो बीमार है ना सुसाइड है, ये मेरी लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। क्योंकि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जिसके शरीर पर कपड़े ना हो, उसके अंगों को नोचा गया हो, आँखों में चश्मा अंदर घुस गया हो, मतलब आप समझ सकते हैं इस तरीके की दरिंदगी, जिसके गले के हड्डियों को तोड़ दिया गया हो। बहुत भयानक दरिंदगी थी और लड़की के निचले अंगों पर कपड़ा ना हो, इस तरीके से दरिंदगी की गई थी। तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। और ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये 4 लोग नियुक्त किए गए थे। और जब परत दर परत खुलती है तो कई ऐसे आदमी भी सामने आते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। उसी में एक और है जो उस अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली हैं। ये भी संदीप घोष को बताते हैं कि ये व्यक्ति, इसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी मैंने कई बार। और ये व्यक्ति है जो अस्पताल में जो बाहर से डेड बॉडी वगैरह आती है, जिनका कोई पूछताछ नहीं होता, तो ये अस्पताल से उस डेड बॉडी को दूसरे अस्पतालों में पैसे लेकर के बेच देता है। उसके बाद कॉलेज में लड़कियों को पास कराने के लिए उनके साथ शारीरिक संबंध बनवाना, वीडियो बनवाना, पैसे ऐंठना, ये बहुत सारा इसका कृत्य है जो धीरे धीरे उजागर हो रहा है। और ये बहुत बड़ी लॉबी का हिस्सा है। दरअसल लॉबी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल में 2 लॉबी चलती, एक नॉर्थ लॉबी और वेस्ट लॉबी। अब ये जो नॉर्थ लॉबी है, इस लॉबी में ये जो संदीप घोष है, इसका पकड़ जो है टीएमसी जो ममता बनर्जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनका एक प्राइवेट डॉक्टर है, उनसे इसकी पकड़ है। और ये लोग पूरे इस नॉर्थ लॉबी को मैनेज करते हैं। और इस वजह से संदीप घोष पावरफुल व्यक्ति बना हुआ था जब तक ये अपने पद पर था। कई सारी चीज़ों को इसने मैनेज भी किया है अपने रहते। एसआईटी का भी गठन होता है, उन चीज़ों को भी मैनेज किया जाता है। ये ना तो क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करता है, ना अस्पताल में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ और कोई भी डॉक्टर आ रहा जा रहा है, उसके बाद कई सारे सबूतों को छेड़छाड़ करने के लिए सेमिनार हॉल के बगल में नया वॉशरूम बनाने की भी बात सामने आई थी, जिसे लोगों के विरोध के बाद रोका गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो संदीप घोष के खिलाफ़ जाती हैं। उसके बाद और लगभग एक तो संजय राव, एक संदीप घोष हो गया, और उसके अलावा 5 लोग और हैं जिन पे सीबीआई को सस्पेक्ट है। और ये हो सकता है किसी न किसी रूप में शामिल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, सबूत हैं उनके खिलाफ़ जा रहे हैं, इस वजह से उनको सस्पेक्ट बनाया गया। जिनमें जो एक है अर्का, जो कि फर्स्ट ईयर पीजीटी की, मतलब वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी ये जूनियर थे। और ये इनका जवाबदेही ये है कि जब ये सेमिनार हॉल में गए हैं तो वहाँ पर इनके अंगुलियों का निशान पाया गया है। अब ये सेमिनार हॉल क्या करने गए थे, किस वजह से गए थे, कब गए थे, ये सब तमाम सवालें सीबीआई कर रही है इनसे। एक है सौमित्रा, जो कि ये भी फर्स्ट ईयर का पीजीटी का स्टूडेंट है, उस लड़की से जूनियर था और इसके भी अंगुलियों के निशान उस सेमिनार हॉल में पाए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक है गुलाम आजम, ये है हाउस स्टाफ, उस जगह के, उस सेमिनार हॉल के हाउस स्टाफ है। और हाउस स्टाफ का जो गतिविधि है वो सबसे ज़्यादा सस्पेक्टिव लग रही है, क्योंकि ये व्यक्ति उस रात सेमिनार हॉल के आसपास कई बार आना जाना इसका लगा हुआ था, मतलब ये मंडरा रहा था वहाँ पर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो रहा है और ये निगरानी में है, और उन चीज़ों को किसी को उधर ना जाने देना, या अंदर अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे बताना कि हाँ कोई आ रहा है। इस तरीके से इसकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं। इस वजह से सीबीआई इसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा रही है। इसके अलावा एक और है शुभदीप, जो कि इंटर्नशिप वहाँ पर कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। इसको भी सस्पेक्ट बनाया गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब ट्रेनी डॉक्टर इन लोगों के साथ बैठ कर के खाना पीना खाई थी तो ये भी अभी पता लगा है, मतलब धीरे धीरे समझ निकल करके आया था। पहले तो बताया गया 4th फ्लोर पे है सेमिनार हॉल, लेकिन जो एक्चुअल में है सेमिनार हॉल, रेस्ट रूम और इंटर्न का रूम, जो इंटर्नशिप करने आते हैं उनका, ये सभी रूम एक दूसरे के अगल बगल में है। और अगल बगल में है जो सेमिनार हॉल है, उसमें बताया जाता है कि दरवाजे पर कुंडी नहीं लगी हुई है। अब दरवाजे पर कुंडी नहीं है तो दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता है,
जब दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो जब ये तीनों रूम है और अगर लड़की चिल्ला रही है तो उसमें आवाज़ कैसे नहीं जाएगी। ये सस्पेक्ट का सबसे बड़ा कारण है इन चारों लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना। तो शुभदीप जो था वो लास्ट टाइम जो इंटर्नशिप कर रहा है, ये लास्ट टाइम उस ट्रेनी डॉक्टर से बातचीत किया था। अब सीबीआई पता करना चाहती कि जो आखिरी समय पे आपने बातचीत की थी तो क्या बातचीत हुई थी आप दोनों के बीच में। कहीं वो कुछ टेंशन में थी या किसी बातों को लेकर के परेशान थी या कॉलेज का कोई मामला था, ऐसा वैसा कुछ जो सवाल हैं उसका जवाब सीबीआई जानना चाहती है। और एक जो वॉलंटियर है उसे भी लिया गया है हिरासत में, उसकी भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाई जा रही है। तो ये लगभग ये पूरे सस्पेक्ट है जिन्हें सीबीआई अपने पॉलीग्राफिक टेस्ट में करवा रही है उनका। और बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है। और सवालों में जैसे अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल मैं इस घटनाक्रम की जानकारी अगर मैं आपको दूँ तो जो संजय रॉय है, संजय रॉय का जो कृत्य है उस कृत्य के आधार पर इसका केस कोई लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा रूल होता है कि अगर कोई वकील किसी का केस नहीं लड़े तो सरकार का या कोर्ट का ये जिम्मा होता है कि उस व्यक्ति को सुविधा प्रदान करे और एक सरकारी वकील उसकी तरफ से दी जाती है। इसके अलावा सीबीआई कई पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। जैसे अब जितनी भी सबूत मिले हैं वो सबूत क्या किसी एक व्यक्ति को दोषी दिखाने के लिए तो नहीं रखे गए हैं। हो सकता है सबूतों से छेड़छाड़ की गई हो और एक व्यक्ति जो कि संदीप घोष का खास कहा जाता है कि ये संदीप घोष का एक आप समझ सकते हैं बॉडीगार्ड भी था संजय रॉय, और इस व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी डाली गई है और सोचा गया था कि संजय रॉय को मुजरिम दिखा दिया जाएगा और केस इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि इतना पावरफुल है, सभी लोग मैनेज कर लेंगे और आराम से संजय रॉय कुछ दिनों के बाद फिर छूट जाएगा। लेकिन अब ये केस उस रफ्तार से नहीं चला जिस रफ्तार से ये लोग चाहते थे और ये केस बहुत हाईलाइट हुआ और ये पूरा मामला फंस गया। और इस मामले में जब फंसा है तो अब संजय रॉय अपने आप को निर्दोष बता रहा है और बता रहा मुझे फंसाया जा रहा है। तो सीबीआई बहुत सारे पहलुओं पर अपने जो एविडेंस है, सबूत है, उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिससे भविष्य में कभी इस तरीके का अपराध जो है अपराध करने वाला वो बच करके ना निकल पाए। खैर वो तो समय बताएगा और देखना होगा कि अब कानून के हाथ लंबे हैं या कानून अंधा ही है, ये तो वक्त ही बताएगा। और इस कहानी के माध्यम से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस आपको जागरूक करना